नमस्कार साथियों, आर्थिक में आपका स्वागत है और आपको आज बताने वाले हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किसको किसको लागू होता है, कौन से सेक्शन में लागू होता है, ये करने की जरूरत क्या है, ये करने से फायदा क्या होने वाला है और अगर ये करना ही पड़ रहा है तो फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। और मैं आपको बताने वाला हूँ आज सेक्शन नंबर 44AD के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 44AD क्यों बना। 44AD बना है स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए ताकि उनको कॉम्प्लिकेशन फेस ना करना पड़े, आसानी से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सके, उनका टैक्स कैलकुलेशन में भी दिक्कत ना है और ये ना बोले कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए नहीं भरा, तो वो स्किप ना करे, इसलिए 44AD सेक्शन बना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो सेक्शन 44AD के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन एलिजिबल है ये देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस टाइप, कौन से बिजनेस टाइप के लिए एप्लीकेबिलिटी है। सबसे पहला है इंडिविजुअल्स, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा पार्टनरशिप फर्म, लेकिन इसमें LLP इंक्लूडेड नहीं रहेगा। और ये सारे जो बिजनेस है ये स्मॉल बिजनेस रनिंग कर रहे हैं, ऐसा इनकम टैक्स की नजरों में माना जाता है। अब प्रश्न आता है क्या सेक्शन 44AD प्रोफेशनल्स यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो सेक्शन 44ADA यूज कर रहे हैं वो 44AD यूज नहीं कर सकते, इसलिए 44AD प्रोफेशनल्स लोगों के लिए नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया में है टर्नओवर लिमिट। टर्नओवर लिमिट क्या होगा? अगर वो बिजनेस है तो बिजनेस के लिए 2 करोड़ टर्नओवर लिमिट है। अगर 2 करोड़ के अंदर अगर टर्नओवर है तो फिर वो 44AD का बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकता, उसको कंपलसरी ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है एलिजिबल बिजनेस। इसका मतलब मैं कह तो रहा हूँ स्मॉल बिजनेस, लेकिन इसमें कौन सा इंक्लूडेड है कौन सा नॉट इंक्लूडेड है। नॉट इंक्लूडेड की बात कर लेते हैं। इसमें ब्रोकरेज वाले धंधे नहीं आएंगे, कमीशन वाले धंधे नहीं आएंगे और एजेंसी वाला जो काम कर रहे हैं वो भी 44AD फाइल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कोई भी स्मॉल बिजनेस जो कि ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा होगा वो सारे यूज कर सकते हैं, 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं। अब चौथा है क्राइटेरिया इनकम डिक्लेरेशन। अब ये 44AD में इनकम कितना डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिसका भी टर्नओवर क्राइटेरिया के अंदर में आता है उसको 44AD के तहत 8% का मिनिमम इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसके ऊपर सीधा टैक्स का कैलकुलेशन होगा। 8% के बाद और कोई माइनस नहीं होगा। मतलब 92% को डायरेक्ट इनकम टैक्स बोल रही कि चलो भैया हम खर्चा मान लेंगे, लेकिन 8% जो निकलेगा आपके टर्नओवर का उस पर सीधा टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक एडिशनल क्राइटेरिया है, जो पेमेंट पूरा डिजिटल पेमेंट के रूप में लेते हैं उनको 8% के जगह पे 6% दिखाने की छूट है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है भैया सब तो बता रहा है, सच बोल रहा है। इसका कारण ये है कि भाई इसको 2% का तो छूट मिल जाए, इसीलिए जो पूरा डिजिटल पेमेंट में काम करते हैं उसको 6%, जो पूरा डिजिटल में काम नहीं करते हैं, डिजिटल के अलावा दूसरे तरीके से कैश से भी या दूसरे मोड से पेमेंट लेते हैं, उनके लिए 8% ही रहेगा, जिसके ऊपर सीधा टैक्स पेमेंट करने की जरूरत है। ये परसेंटेज किस पे लगाना है? सीधा जो टर्नओवर है उस पे 8% या उस पे 6%। अब बात आती है कि भैया अब सेक्शन 44AD चूज करना या नहीं करना क्या हमारे हाथ में है? बिल्कुल हमारे हाथ में। कब? जब टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर होगा तब हमारे हाथ में। लेकिन ठीक है चलो हमारे हाथ में, तो फिर भी हम क्यों उसको ऑप्शन को लेना चाहिए, ये आज हम लोग समझेंगे। इसका मतलब है कि फायदा क्या है उसको लेने का। सबसे पहला, स्मॉल बिजनेस ओनर है जिसका ऑपरेशन बहुत सिंपल है, सीधा काम करते हैं, वो अगर हिसाब रखेंगे, अकाउंटेंट रखेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, तो फिर उनको एक एडिशनल बर्डन हो जाएगा। उसको बैठने की जगह देनी पड़ेगी, उसको कंप्यूटर देना पड़ेगा, उसको पेपर वर्क देना पड़ेगा, वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया, आपके बारे में जानेगा और उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उतना सारा चीज छोटा व्यापारी नहीं करना चाहता। बोला साहब मैं काम तो कर दूंगा, लेकिन काम करवाने के लिए व्यक्ति रखना एक एडिशनल मेरे लिए खर्चा है, असुविधा है। पेपर वर्क रखना भी असुविधा है, रजिस्टर रखना भी असुविधा है। केवल टर्नओवर का डिटेल रख लूंगा साहब, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकता। ठीक है, तो उनके लिए 44AD बहुत अच्छा है। दूसरा फायदा ये कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। इसका मतलब है खर्चे नहीं लगने, सीधा टर्नओवर है उसका परसेंटेज लगा लो, समय बिल्कुल लगने नहीं वाला है, तो कॉस्ट भी बचेगा और समय भी बचेगा। और तीसरा है, जो बिजनेस सोचता है कि मुझे सिंपल फाइलिंग करना है, ज्यादा झंझट करना नहीं है, क्योंकि अगर वो GST में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो GST के रिटर्न का टोटल कर लिए, उसमें जितना टर्नओवर दिखाया वो सही टर्नओवर अगर है उसी पे सीधा 8% या 6% का कैलकुलेशन कर लिए, तो सिंप्लीफाइड टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स फाइलिंग किया जा सकता है अगर आपका 44AD है। और एक बात बता दूं, ऐसे बिजनेस जिसमें मार्जिन बहुत कम है तो उनके पास में बहुत मुश्किल होती है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना और उसको प्रॉपरली
बार बार रिपोर्टिंग करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, बाकी कंप्लायंस करना उनके लिए बहुत असुविधा है। टीडीएस काटना, टीडीएस का रिटर्न फाइल करना बहुत दिक्कत है। तो फिर वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा बोलेगा भैया 44 एडी लेता हूँ, डायरेक्टली जाके सीधा सीधा समय पर सीधा टर्नओवर पे टैक्स कैलकुलेशन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। तो अब आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहती है 4480 रिटर्न फाइलिंग के लिए। सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस टर्नओवर पब्लिक रिसिप्ट का डिटेल। इसका मतलब व्यापार में जितना भी टर्नओवर हुआ वो टर्नओवर का रसीद या रजिस्टर कुछ ना कुछ रख लो भाई। रोज कितना पैसे आए, किससे आए, इतना चीज तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि वो तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यापार क्या चलाओगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कितने का माल बिका, कितने का खरीदा। तो खरीदने बेचने का सिस्टम तो उतना रख लो ताकि आप जीएसटी की फाइलिंग कर लो। और साथ ही साथ में आपका ये जो सेल का रजिस्टर आपने बनाया जिसके बेसिस पे जीएसटी की फाइल रख रहे हो, ये सेल का रजिस्टर चाहे आप कंप्यूटराइज रखो चाहे मैनुअल रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना तो हर व्यापारी मुंशी भी रख लेता है और वो रखना ही पड़ेगा। व्यापार कर रहे हो तो सेल परचेस का जानकारी होना चाहिए। तो ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर की जानकारी आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज के लिए, 4480 फाइलिंग के लिए। दूसरा चीज है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट और आपके रिसिप्ट से भी थोड़ा कनेक्शन देखने की जरूरत रहती है। फॉर एग्जांपल आपके ही एक से ज्यादा बैंक हैं, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन गए होंगे इंट्रा बैंक, उसको अगर आप हटा देंगे और दोनों बैंक, मान लीजिए 2 बैंक है, तो दोनों बैंक का टोटल मिलाकर समझो टर्नओवर 1.5 करोड़ आ रहा है, लेकिन आपका सेल जो है वो 1,70,00,000 आ रहा है, तो चलेगा इसलिए क्योंकि आपका हो सकता है 10 लाख रुपए आपने कैश में लिया हो, लेकिन आपका बैंक का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आप जो सेल दिखा रहे हो उससे बहुत ज्यादा है। सेल दिखा रहे हो 1 करोड़ और बैंक का टर्नओवर है 1.5 करोड़, तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ये 50 लाख एक्स्ट्रा क्यों है। हो सकता है आपने किसी से लोन लिया हो सकता है कोई पैसा मैच्योर हुआ, हो सकता है कि आपने कोई संपत्ति सेल किया हो, जो भी हो आपको हिसाब रखने नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट इसलिए चाहिए ताकि आपके टर्नओवर के आसपास और जो डिफरेंस है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी अगर स्क्रूटनी आ जाए तो भी आपके लिए काम आएगा। तो बैंक स्टेटमेंट भी आपको निकाल कर एक बार चेक करने का जरूरत होता है रिटर्न फाइलिंग से पहले कि कोई गलती ना हो जाए। तीसरा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है जीएसटी के रिटर्न, क्योंकि जीएसटी में आप सेल परचेज ये सारे चीजों का रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, तो उसमें सेल का फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल का फिगर अगर सही है आपके अनुसार जो फाइलिंग किया तो सीधा उसके ऊपर कैलकुलेशन होकर 4480 की फाइलिंग पॉसिबल है। चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म नंबर 26AS। 26AS में किसी के साथ में भी कोई ट्रांजेक्शन ऐसा किया हुआ है जिसपे टीडीएस या टीसीएस कटा हो, तो फिर वो हमारे 26AS में दिख जाएगा और वो टर्नओवर हमको चेक करना है कि हमने हमारे जो टोटल टर्नओवर है उसमें वो टर्नओवर को हमने लिया है या नहीं लिया है। एक चीज तो ये चेक करना है। दूसरी चीज ये कि जो उसमें टीडीएस या टीसीएस है उसको हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय क्लेम भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप ही का है टर्नओवर जिस पे टीडीएस कटा है, आप क्लेम नहीं करोगे तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा या फिर वो टैक्स में एडजस्ट नहीं होगा। याद रखना टीडीएस या टीसीएस ऑटोमेटिकली बेनिफिट नहीं देता है जब तक कि आप उसको डिमांड नहीं करते हो या फिर उसको अप्लाई नहीं करते हो इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आपको मांगना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न में। पांचवा डॉक्यूमेंट है आधार और पैन कार्ड की कॉपी जरूर दे दीजिए। जो भी रिटर्न फाइल कर रहा है या आप खुद कर रहे हो तो इस चीज को रखिए अपने सामने। ऐसा क्यों करने का जरूरत है, क्योंकि आधार और पैन की लिंकिंग होनी चाहिए और आधार में जो नाम है पैन में नाम है सब सेम भी होना चाहिए। आधार पैन लिंक रहेगा तभी आप रिटर्न फाइल करने के बाद ओटीपी जनरेट करके उसको ऑनलाइन कंफर्म सबमिशन माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट है टैक्स पेमेंट का कोई भी चालान अगर आपके पास में, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पेमेंट किया है तो उसका चालान भी आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आपने फाइनली टैक्स कैलकुलेशन करके ईयर एंड के बाद में जब रिटर्न फाइल कर रहे हो आपने टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद में टैक्स का चालान पे किया है, वो चालान आपको सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि वही चालान का डिटेल डालने के बाद आपका टैक्स अब नहीं लाएगा, क्योंकि जो बचा था आपने टैक्स पटा दिया, तो टैक्स चालान भी आपको रेडी रखना है। सातवां पॉइंट है लोन डॉक्यूमेंट। लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको इसलिए रखना है ताकि उसमें इंटरेस्ट पेमेंट रहता है, रीपेमेंट शेड्यूल्स रहते हैं, इंटरेस्ट का कहीं पर कोई छूट मिलना होगा तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। अगर आपका बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ तो फिर वो इंटरेस्ट भी आपका कैलकुलेशन करके रखा जा सकता है लोन स्टेटमेंट में से, ताकि आप बिजनेस का जब भी प्रॉफिट निकालोगे खुद से तो आपको बेनिफिट पता चलेगा। क्योंकि हम लोग को 4480 में टेंटेटिव प्रॉफिट जो है वो 8% और 6% फिक्स नहीं है, उससे ज्यादा दिखाने का अधिकार है, उतना मिनिमम है जो दिखाना है। इसका मतलब जितना सच हो सकता है उतना सच बोलना है इनकम टैक्स के हिसाब से। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंसेस का प्रूफ। ये एक्सपेंसेस का प्रूफ 4480 के लिए अगर आप एलिजिबल हो और उसको ऑप्ट कर रहे हो तो नहीं लगेगा,
लेकिन अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हो, जितना इनकम दिखाने बोला 8% या 6%, उससे भी कम इनकम अगर आप दिखाओगे, तब आपको एक्सपेंसेस का प्रूफ दिखाना पड़ेगा और आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और एक्सपेंसेस का प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज जरूरत है क्या? नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका कोई रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम का भी जो प्रूफ है वो प्रूफ भी आपको रेडी रखना है, क्योंकि उसको रेंटल इनकम को अलग हेड में दिखाने की जरूरत पड़ेगी। और एक खास डॉक्यूमेंट है जो आपको चेक करना चाहिए रिटर्न फाइलिंग से पहले, वो है पिछले साल का कंप्यूटेशन, आईटीआर, बैलेंस शीट जो भी अवेलेबल है, पिछले साल का जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि पिछले साल कौन कौन से हेड में इनकम हुआ। इस साल अगर कम हेड में इनकम दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हेड है जो पिछले साल कमाई हुआ इस साल भी हुआ लेकिन हम उसको दिखाना भूल जा रहे हैं, तो कोई भी हमसे गलती ना हो जाए उसके लिए प्रीवियस ईयर का भी आईटीआर आप जरूर से चेक कर लीजिएगा, राइट। तो दोस्तों ये था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 एडी अवेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके फायदे क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों बने रहेगा आर्थिक के साथ, और कंसल्टेंसी और सर्विसेज के लिए दिए गए नंबर पे तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं।